इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। एक मिनट जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज पाइसेप्टर लिगेंड्स। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेड मिंगोज रूल या वेड्स रूल। ठीक है, तो आज हम जो है ना ये वेड्स रूल को डिस्कस करेंगे। ये जो वेड्स रूल है ये इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। तो आज हम जो है ना ये मैं ज़रा स्क्रीन जो है उसको एडजस्ट कर लूँ, तो स्क्रीन एडजस्ट करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दैट इज वेड्स मिंगो रूल। ठीक है, तो आज इसको आपने ज़रा डिटेल से समझ लेना है। ये बेसिकली मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इससे हम मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सामने ना लास्ट पे 3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे आपको, क्लोजो, नाइडो, एरागनेडो। ये क्लोजो स्ट्रक्चर है, ये नाइडो स्ट्रक्चर है, सॉरी एराकनेडो नहीं है, ये अरेक्नो है, ये अरेक्नो स्ट्रक्चर है। तो मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर या तो क्लोजो हो सकता है, या नाइडो हो सकता है, या अरेक्नो हो सकता है। मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब मेटल कार्बोनाइल का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेटल कार्बोनाइल्स की कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। और यहाँ पर उन्होंने इसके 3 से 4 रूल्स हैं वो बताए हुए हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि आपने मेटल कार्बोनाइल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, TEC, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आप जो तरीकाकार अख्तियार करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेटल है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि मेटल जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। फिर देखेंगे कि लिगेंड्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे देखेंगे मेटल का चार्ज कौन सा है, मेटल का या मेटल आयन का, मेटल एटम या मेटल आयन का। तो जब आप मेटल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने मेटल को डोनेट किए, और मेटल का चार्ज, जब इनको आप आपस में ऐड अप कर लेंगे तो इससे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप है, अच्छा मेटल जो है ना अपने स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने बॉन्ड कह लें स्ट्रक्चर में यूटिलाइज करती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज नहीं करती। वेड्स मिंगो रूल ये कहता है कि मेटल एटम जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन को, हर मेटल एटम वो नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के लिए यूज करता है। नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग का मतलब होता है यानी वो 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं, हर मेटल 12 इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज करती है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर के लिए यूटिलाइज नहीं करती। यानी हर मेटल एटम जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगी फॉर बॉन्डिंग, लेकिन वो जो बॉन्डिंग होगी इट इज नॉट फॉर द इट्स स्केलेटन और इट्स स्ट्रक्चर। यानी वो 12 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन को, हर मेटल के 12 इलेक्ट्रॉन को नॉन फ्रेम बॉन्डिंग। ठीक है, यह नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन से, हर मेटल एटम के 12 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग होगी, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो उस मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर या उसका स्केलेटन डिटरमाइन नहीं करेगी, या उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो बॉडी फ्रेमवर्क है उसको डिटरमाइन नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा अब आपने थर्ड नंबर पे क्या कैलकुलेट करने, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको मैंने बताया सेकंड रूल ये कहता है कि हर मेटल एटम जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज करती है, लेकिन अपने वो जो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे हर मेटल के वो उसके स्केलेटन को या उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वो नॉन स्केलेटन
बॉन्डिंग या नॉन फ्रेम बॉन्डिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो अपने स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए यूज करेगी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है? स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखिए ना, ये नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी बॉन्डिंग तो करेंगे लेकिन मेटल के स्ट्रक्चर को या उसके मेटल कार्बोनाइल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिन नहीं करेंगे। तो थर्ड रूल क्या है कि स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर या पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट या फ्रेमवर्क बॉन्डिंग पेयर, यानी आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है जो उसके बॉन्डिंग के अंदर भी यूज हो रहे हैं और उसके स्केलेटन को या उसके स्ट्रक्चर को भी डिटरमिन कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? ये पीईसी क्या लिखा हुआ है? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो मेटल ने अपने स्ट्रक्चर को या अपने मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए उसने इस्तेमाल करने हैं, उनको इलेक्ट्रॉन को की तादाद को निकालने का तरीका ये होगा कि आप जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया है उसमें से क्या करेंगे, n इंटू 12 जो है इसको आप माइनस कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में से। ये n क्या है? नंबर ऑफ मेटल एटम। और 12 क्या है? आपको पता है हर मेटल जो है, हर मेटल एटम वो 12 इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्डिंग बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज करती है लेकिन अपने स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए यूटिलाइज नहीं करती। तो जितने मेटल एटम होंगे उनको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी मेटल कार्बोनाइल में 4 मेटल एटम है तो हर मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने हैं अपने नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के लिए या नॉन फ्रेम बॉन्डिंग के लिए? 12। तो फॉर एग्जांपल अगर 4 मेटल एटम है किसी में तो 12 ज़रब 4, 12 के 12 12 24 12 36 12 चौके 48, तो 48 आ जाएगा। अगर 5 होंगे 12 5 60 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में से इनकी तादाद को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट या फ्रेमवर्क बॉन्डिंग पेयर्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करेंगे या उसके फ्रेमवर्क को डिटरमिन करेंगे। फिर हमने ना पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट को डिवाइड कर देना 2 से। जब हम पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आंसर जो है n+1 आता है तो उस मेटल कार्बोनाइल का या उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्लोज होगा, और अगर आंसर जो है n+2 आता है तो नाइट्रो स्ट्रक्चर होगा, और अगर n+3 अगर वैल्यू आती है PEC को डिवाइड 2 पे करने से या उसका हाफ लेने से तो स्ट्रक्चर क्या होगा? अरेक्नो। और यहाँ पर n क्या है? n जो है n+1 n+2 n+3 में n जो है वो नंबर ऑफ मेटल एटम्स है। अगर आपको इन रूल्स की समझ नहीं आई तो जब हम 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को इसकी रूल की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम जो है वो पहली एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप जो है वो बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि रूल क्या है। यहां पर हमारे पास सॉरी ये दूसरी एग्जांपल आ गई, पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहली एग्जांपल में आपको RH6CO16 ये एक मेटल कार्बोनाइल नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। यहां पर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो शो हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करने के लिए मेटल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे। जो RH है यानी रोडियम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। ये आप उसको चेक कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हर जो रोडियम है उसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। और आप जो जानते हैं कि हर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हर जो कार्बोनाइल है, क्योंकि लिगेंड है और लिगेंड जो है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है? हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के लिए हर मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 9 है, और रोडियम की तादाद 6 है। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी हर रोडियम के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है और मल्टीप्लाई हमने 6 से करना है यानी तादाद से, यानी टोटल मेटल्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स, इनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे। हर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड की टोटल तादाद 16 है। 16 2 32 32 ये आ जाएंगे। अच्छा, और 9 छिका दुष्का बरन के 18 4 के 24 5 के 6 6 के 36 47 8 48 9 के 54 54 ये हैं और 32 ये हैं।
7 और 32 कितने हो जाएंगे? 86। यानी कि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है इस कॉम्प्लेक्स का वो 86 है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करने के लिए आपने थर्ड नंबर पे ऐड करना था चार्ज ऑफ मेटल। यहाँ पर मेटल जो है ना न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, रोडियम जो है, इसलिए वो यहाँ इस पे जो चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के अंदर वो ऐड नहीं होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या कैलकुलेट करना था? सेकंड नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे, यानी नॉन फ्रेम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स। हर मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है? हर मेटल एटम जो है वो मैंने बताया था 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है, और मेटल की यहाँ तादाद कितनी है? 6 है। तो हर मेटल क्योंकि नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के लिए या नॉन फ्रेम बॉन्डिंग के लिए 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग तो करेंगे लेकिन उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे, यानी कि हम कह देंगे कि नॉन फ्रेम, यानी उसका फ्रेमवर्क या उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्केलेटन है उसको डिटरमाइन नहीं कर रहा। नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन उसके स्केलेटन को डिटरमाइन नहीं कर रहा, अरेक्नो स्ट्रक्चर को, ठीक है, क्लोजो स्ट्रक्चर को, तो वो इस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर रहा। हर मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं? 12, और तादाद कितनी है मेटल्स की? 6 है। तो 12 × 6 कितना आ जाएगा? 72। थर्ड नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है पीईसी। पीईसी क्या है? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उनमें से नॉन बॉन्डिंग, नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग या नॉन फ्रेम जो बॉन्डिंग है उनकी तादाद को माइनस कर देना है। यानी पहले वाले स्टेप के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है किए हैं 86, उसमें हम उन इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में से। मतलब जो आप कह लेंगे ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें बॉन्डिंग के लिए यूज होंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे। ये 72 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 86 में हम नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग जो है या नॉन फ्रेम बॉन्डिंग उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। यानी 86 में से 72 माइनस कर दें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो हमारे पास आ गया, ये वो वैल्यू आ गई जो कि मेटल कार्बोनाइल के अंदर मेटल ने यूज करने अपने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। यानी ये फ्रेम बॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है, या पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट है। समझ आ गई इसकी? फिर आपने पीईसी यानी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को आपने उसका हाफ ले लेना है। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन हमने क्योंकि पेयर निकालने हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन के पेयर कब बनेंगे? जब हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ये 14 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो मेटल कार्बोनाइल में स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होंगे, लेकिन इनको पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 14 को हम डिवाइड किस पे कर देंगे? 2 पे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि अगर n+1 हो तो आपका स्ट्रक्चर क्लोजो होगा, अगर n+2 हो तो कौन सा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है पीछे? नाइडो। और अगर n+3 हो तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अरेक्नो। तो यहां पर हमने देखना है कि इस स्लाइड के अंदर या इस कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल कार्बोनाइल है कौन से स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो है PeC/2 की, यानी जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उनकी तादाद 7 आ चुकी है, यानी फ्रेम बॉन्डिंग पेयर्स की ये तादाद 7 आ चुकी है। मेटल कार्बोनाइल कितने हैं? मेटल कार्बोनाइल में इस कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 में अगर हम 1 ऐड कर दें यानी ये वैल्यू 7 आ रही है, यानी इस 6 में इस मेटल एटम की तादाद जो 6 है इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये 7 है, और ये वाली वैल्यू भी 7 है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है? n+1 वैल्यू को, क्योंकि n के अंदर
नंबर ऑफ मेटल एटम के अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये टोटल तादाद 7 आ जाती है, जो PeC/2 की तादाद भी 7 है। तो इसका मतलब ये है कि इस मेटल कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर होगा क्लोजो होगा, क्योंकि ये N+1 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा जो आपको यहाँ पर क्लोजो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको जरा हम जल्दी पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखें, इस कॉम्प्लेक्स में ऑस्मियम की तादाद 5 है और कार्बोनाइल की तादाद जो है वो 16 है। सॉरी, यहाँ पर एक वैल्यू गलत हो गई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रोडियम नहीं आना, ऑस्मियम आना है। यहाँ पर वो कॉपी पेस्ट कर दिया था ना मैंने लिखते वक्त, तो वो इसको मैं करेक्ट नहीं कर सका जरा। तो यहाँ पर आप ओस्मियम कर लें, यहाँ ओस्मियम आएगा। वैलेंस शेल के अंदर जो है ओस्मियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 8 हैं। ये वैल्यू सही है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, हर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2। तो सबसे पहले हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। हर ओस्मियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ओस्मियम की तादाद 5 है। 8 × 5। और फिर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, हर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, 2। और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद कितनी है, 16 है। तो 16 2 32 और 8 5 40। 40 और 32 कितने हो गए, 72। यानी इस मेटल कार्बोनाइल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 72 हैं। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड नंबर पे हमने वो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो मेटल जो है, या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हर जो मेटल है वो नॉन बॉन्डिंग या नॉन स्केल्टन के लिए वो नॉन स्केल्टन बॉन्डिंग के लिए यूज करेगी। यानी वो बॉन्डिंग तो करेंगे लेकिन मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करेंगे। इनको निकालें, हर मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है नॉन बॉन्डिंग के लिए, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स के लिए, नॉन बॉन्डिंग नहीं, नॉन कह लें नॉन स्केल्टन या नॉन उसका नॉन फ्रेम। हर मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं, 12। और तादाद कितनी है, 5 है। तो 12 × 5 ये 60 आ जाएगा। PeC हमने कैलकुलेट करना है। PeC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, PeC कैलकुलेट यानी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने निकालनी है जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हर मेटल जो है वो अपने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या अपने स्केलेटन को डिटरमाइन करने के लिए उसको यूटिलाइज करेगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में से हमने क्या करना है, नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग जो है वो हमने माइनस कर देनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, वो 72 हैं और नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग कितने हैं, वो 60 हैं। तो हमारे पास कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। PeC की वैल्यू 12 आ गई। अब हमने PeC जो है यानी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, इनको पेयर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कितने हो जाएंगे, 6। यानी जब हम PeC को 2 पे डिवाइड कर देंगे, अब यहाँ पर हमारे पास जो PeC/2 जो है यानी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट पेयर जो है वो 6 आ गया पेयर। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी या पेयर्स होंगे जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके बॉन्डिंग के अंदर भी यूज होंगे और स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो 6 वैल्यू है ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, मेटल कार्बोनाइल में मेटल एटम की तादाद 5 है। 5 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये वैल्यू 6 बन जाती है। यानी इस कॉम्प्लेक्स में देखें ना, मेटल एटम ऑस्मियम 5 है, 5 + 1 एक ऐड करें N+1 तो ये वैल्यू 6 है। क्योंकि अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये भी N+1 वैल्यू को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर भी कौन सा होगा, क्लोजो होगा। आपको इसी तरह पेपर में कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि उस मेटल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है। तो फिर आप उसी इस तरतीब के मुताबिक जो है वो आप जो है इसका कैलकुलेट कर लोगे स्ट्रक्चर। अगर N+1 वैल्यू आती है तो क्लोजो स्ट्रक्चर, अगर N+2 वैल्यू आती है तो नाइट्रो स्ट्रक्चर, अगर N+3 वैल्यू आती है तो अरेक्नो स्ट्रक्चर होगा। इस तरह आप बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। आज का ये वाला लेक्चर था इनऑर्गेनिक का। तो अब हम जो है वो अपने रूम पे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास कोई 5 से 10 मिनट हैं, वो पूछ ले।